हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रुजुता राजगुरु और आज हम बात करने वाले हैं अनएनकेफेली के बारे में। जी हाँ, अनएनकेफेली ये एक बहुत ही सीरियस बर्थ डिफेक्ट है। अगर प्रेगनेंसी में आपके बच्चे को ये हो जाता है तो इसमें क्या क्या होता है, तो व्हाट इज़ अनएनकेफेली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फिर इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, राइट, देन इसका इंसिडेंस इंडिया में कितना है, ये कितने बच्चों में पाया जाता है, देन इसे हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं, यानी कि हम कैसे पता करते हैं कि आपके बच्चे को अनएनकेफेली है या नहीं, और अगर आपके बच्चे को अनएनकेफेली है तो इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, ये आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। और क्या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि अगर अनएनकेफेली नहीं होना चाहिए तो इसके लिए हम क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स या कौन कौन से विटामिन हम ले सकते हैं जिससे अनएनकेफेली प्रिवेंट हो सकती है। और इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं, यानी कि अगर ये हाई रिस्क फैक्टर्स आप में है तो आपको अनएनकेफेली बेबी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। सो व्हाट इज़ अनएनकेफेली? अनएनकेफेली मतलब क्या होता है? अनएनकेफेली मतलब जब भी आप प्रेग्नेंट होते हो तो प्रेगनेंसी ठहरने के बाद, आप कंसीव होने के बाद प्रेगनेंसी के 3rd या 4th वीक में न्यूरल ट्यूब फॉर्म होती है। 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब फॉर्म होके क्लोज हो जाती है, राइट। सो न्यूरल ट्यूब मतलब क्या? बेबी का नर्वस सिस्टम जिस पार्ट से डेवलप होता है उसे हम न्यूरल ट्यूब कह रहे हैं। सो न्यूरल ट्यूब के अपर पार्ट से ब्रेन और स्कल बोन्स फॉर्म होते हैं और लोअर पार्ट से स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन फॉर्म होती है। अगर ये न्यूरल ट्यूब ऊपर से क्लोज नहीं होती है तो उसे हम अनएनकेफेली कहते हैं। अनएनकेफेली मतलब नॉर्मली जो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए, वो इस बच्चे में नहीं होगा और उसके ऊपर का जो कवरिंग होता है, ये जो स्कल बोन्स होती है, वो नहीं फॉर्म होती है। तो मेनली ब्रेन में का 4 ब्रेन बच्चे का नहीं बनता है। 4 ब्रेन मतलब ब्रेन का फ्रंट पार्ट, ब्रेन का फ्रंट पार्ट नहीं बनता है और सेरेब्रम नहीं बनता है, ब्रेन का ऐसा पार्ट जो हमारे थिंकिंग और बहुत से एक्शंस को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, तो ये नहीं होता है। तो ये बच्चा जनरली स्टिलबॉर्न हो सकता है, यानी कि पेट में ही इसकी मौत हो सकती है, या फिर अबॉर्शन हो जाते हैं ऐसे बच्चों के, या फिर अगर डिलीवरी के वक्त ये पैदा भी होते हैं तो वो बच्चे अनकॉन्शियस पैदा हो गए और थिंकिंग या ऐसा तो कुछ उसमें कोऑर्डिनेशन होगा भी नहीं, टच सेंसेशन नहीं रहेगा, पेन सेंसेशन उनमें नहीं रहेगा, और हियरिंग प्रॉब्लम मतलब हियरिंग भी इनकी नहीं रहेगी, और विजुअल यानी कि ब्लाइंड रहेंगे और डेफ रहेंगे, देख नहीं पाएंगे और सुन नहीं पाएंगे, और कुछ ही घंटों में इस बच्चे की मौत हो जाएगी। ये लॉन्ग टर्म नहीं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक ये ज़िंदा रह सकते हैं, या फिर कुछ ही घंटों में उस बच्चे की अनएनकेफेलिक बेबी की मौत हो जाती है। सो ये एक प्रकार का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी कि न्यूरल ट्यूब क्लोज हो जानी चाहिए प्रेगनेंसी में। अगर ये न्यूरल ट्यूब क्लोज नहीं होती है, राइट, एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसमें और भी आते हैं, अनएनकेफेली और स्पाइना बाइफिडा, ये मोस्ट कॉमन है, उसमें से हम ये ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का अनएनकेफेली की बात कर रहे हैं, राइट। सो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के अभी क्या क्या कॉजेस होते हैं, राइट, ऐसा क्या चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। सो मेनली ये स्पोरेडिक होता है, ऐसा कुछ देखा नहीं गया है कि ये हेरिडिटरी डिजीज़ है, यानी कि अगर आपके माँ में, आंटी में या बहन में है तो आप में भी देखा जाएगा, ऐसा ये नहीं है। बट कुछ चेंजेस जीन्स या क्रोमोसोम्स में होते हैं जिसकी वजह से भी अनएनकेफेली हो सकती है। देन जीन्स के साथ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं मदर के जो अनएनकेफेलिक बेबी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर मदर का न्यूट्रिशन भी है, वो क्या खाती है, वो क्या पीती है, इसके ऊपर भी अनएनकेफेली उस महिला में, उस बेबी में हो सकती है कि ये डिसाइड होता है। या फिर कौन कौन से मेडिकेशंस पे वो है, कुछ अगर मेडिकेशंस उस महिला को, अगर प्रेगनेंसी
है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और कुछ मेडिकेशंस अगर आप ले रहे हो तो उन पेशेंट्स में, उन महिलाओं में भी अनएनकेफेलिक बेबी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो वो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कौन सा है वो मैं शॉर्टली ही आपको आगे बताने वाली हूँ। और अगर आप वो मेडिकेशंस जो मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ वो ले रहे हो तो आपको भी अनएनकेफेलिक बेबी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। देन इसके बाद में हम देखेंगे कि इसका इंसिडेंस कितना होता है। इंडिया में इसका इंसिडेंस जो है अनएनकेफेलिक का वो होता है 2.5 पर 1000 लाइव बर्थ्स, यानी कि अगर 1000 बच्चे जन्म देते हैं उसमें से 2 to 2.5 बेबीज़ को अनएनकेफेली हो सकती है इंडिया में, राइट। देन मई यानी कि मई महीना जो होता है उसको अनएनकेफेली अवेयरनेस मंथ करके हम सेलिब्रेट करते हैं। इस महीने में आपको अनएनकेफेली के बारे में लोगों को जानकारी देना चाहिए कि एक्चुअली अनएनकेफेली है क्या और इसे हम कैसे प्रिवेंट या फिर ट्रीट कर सकते हैं, राइट। देन इसके बाद में हम देखेंगे कि इसे हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, राइट। डायग्नोसिस इसका 2 फॉर्म में है। फर्स्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके बेबी में अनएनकेफेली है या नहीं। एंड देन एट द टाइम ऑफ बर्थ, राइट, एट बर्थ भी इसको देखा जा सकता है। तो पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। अभी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ चुका है, जो कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स है या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है, अनएनकेफेली, बसमाइना बाइफिडा, बहुत से लोगों को पता होता है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इसे हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको डिटेल में अगर हम जानते हैं तो इसके कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं क्वाड या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, मार्कर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग टेस्ट ये बस हमें सस्पेक्ट करते हैं, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होती है, बट हमें इससे अंदाज़ा होता है कि बच्चे में कुछ तो भी गड़बड़ी है। सो क्वाड मार्कर टेस्ट, इसमें 4 चीज़ें ब्लड, माँ की ब्लड में देखी जाती है, माँ का ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसको लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और ये 4 जो पैरामीटर्स हम चेक करते हैं उसमें से जो AFP होता है, अल्फा फीटो प्रोटीन, राइट। AFP जो कंपोनेंट है वो काफ़ी बड़े हुआ रहेगा माँ के ब्लड में। अगर मदर के ब्लड में ये AFP काफ़ी बड़ा है तो डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे में कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, राइट। द सेकेंड टेस्ट इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड पे हम कैसे कंफर्म करते हैं, तो बहुत से बार जब भी आप स्कैनिंग के लिए जाते हो तो सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट ये आपका स्कैन करते हैं तो उसमें ब्रेन को नो डाउट सही तरीके से देखा जाता है। तो ब्रेन या ब्रेन का जो स्कल बोन्स होते हैं वो अगर एब्सेंट है तो सस्पेक्ट किया जाता है। एज अर्ली एज 10 वीक्स को भी एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट के अंडर आपके बेबी को अनएनकेफेली है या नहीं ये पता किया जा सकता है। या फिर 11-12 वीक्स या 14 वीक्स को नो डाउट अगर स्कल बोन्स एब्सेंट है तो आपके बेबी को अनएनकेफेली है ये कंफर्म किया जाता है। और अगर आपने 18 वीक्स या 20 वीक्स तक स्कैन नहीं किया है तो 18 to 20 वीक्स का जो स्कैन होता है जिसे हम 20 वीक्स या फिर 22 वीक्स तक भी जिसे हम कहते हैं उसे हम लेवल 2 स्कैन कहते हैं। लेवल 2 स्कैन में हर एक पार्ट बेबी का देखा जाता है और इसमें नो डाउट ये एनोमली जनरली मिस नहीं होती है क्योंकि एब्सेंट बोन्स ये बहुत ही ईजीली देखे जा सकते हैं 18 to 22 वीक्स पे और एज अर्ली एज 10 वीक्स पर भी ये एनोमली डिटेक्ट की जा सकती है अल्ट्रासाउंड पे। सो जो मैंने स्क्रीनिंग टेस्ट आपको बताया था उसमें अगर AFP लेवल बढ़ा हुआ है तो बहुत से बार एमनियोसेंटेसिस भी किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस मतलब एक फाइन नीडल आपके वुम में, आपके यूट्रस में, आपके गर्भाशय में इंसर्ट किया जाता है और जो बच्चे के बाजू का पानी होता है, गर्भ जल होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसको थोड़ा सा निकाला जाता है और उसमें AFP की लेवल अगर बड़ी है, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो बच्चे का लीवर पैदा करता है, ये AFP अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, अगर इसका लेवल अगर अनएनकेफेली है तो ये मदर के ब्लड में बहुत ज़्यादा लीक होगा ये अल्फ़ा फीटोप्रोटीन या कोई भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर है तो AFP ज़्यादा सिक्रेट होगा तो AFP लेवल वो एमनियोटिक फ्लूइड में भी काफ़ी रहेगा। और नेक्स्ट थिंग इज़ एक एंजाइम होता है एसिटिल कोलिनिस्टरेज। ये एसिटिल कोलिनिस्टरेज एंजाइम भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में काफ़ी बढ़ावा होता है। तो जनरली अगर स्क्रीनिंग टेस्ट आप करते हो और उसके बाद एमनियोसेंटेसिस करने का काम अनएनकेफेली में जो बर्थ डिफेक्ट के बारे में आज मैं बता रही हूँ इसमें जनरली एमनियोसेंटेसिस करने का काम नहीं पड़ता है क्योंकि मोस्टली ये अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी पर ही बहुत ही कंफर्मेटरी फाइंडिंग पता चल जाता है कि आपके बेबी को अनएनकेफेली है। सो अगर अनएनकेफेली है 20 वीक्स तक या 22 वीक्स तक अभी न्यू नॉर्म्स के हिसाब से MTP जो रिवाइज्ड एक्ट
अभी आ चुका है उसके हिसाब से 24 वीक्स तक भी आप इस बेबी को अबॉर्ट करवा सकते हो। सो जैसे कि हमें पता है ये लीथल कंडीशन है, ये बच्चा सर्वाइव नहीं हो पाता है, तो आपके डॉक्टर आपको इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की एडवाइस करते हैं। सो ये तो था हम इसे कैसे डायग्नोज करते हैं अनएनकेफेली को। देन इसे हम ट्रीट कर सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो बैड न्यूज़ ये है कि इसका कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। अगर ये बच्चा आपको पता चल गया है सोनोग्राफी करके कि आपके बेबी को अनएनकेफेली है, तो आपको एबॉर्शन करवा लेना चाहिए एज़ पर डॉक्टर्स एडवाइस। अगर आप इच्छुक नहीं हो एबॉर्शन करवाने के लिए, बहुत से बार पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, जो जैसा भी बच्चा है मेरा, मैं उसको डिलीवर करना चाहोगे, तो ऐसे बच्चे अगर डिलीवर होते हैं या फिर आप सोनोग्राफी नहीं करते और एट द टाइम ऑफ डायरेक्टली बर्थ पता चल जाता है कि आपके बेबी को अनएनकेफेली है, तो इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जैसे कि हमें पता है इसमें ब्रेन ही फॉर्म नहीं होता है, नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है, स्कल बोन्स नहीं होती है, तो ये तो हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, बाहर से कोई ब्रेन या स्कल बोन्स ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। तो ये बच्चा कुछ घंटों में ही गुजर जाएगा या फिर एट मैक्स 1 दिन तक रह पाएगा और उसके बाद ये गुजर जाएगा। सो इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देन इसके बाद में क्या इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? यस, इसे हम प्रिवेंट ज़रूर कर सकते हैं। सो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट जो है अनएनकेफेली को नहीं होने देना, यही एक चीज़ हम कर सकते हैं। क्योंकि इसका कोई एक बार होने के बाद आइदर एबॉर्शन करवाना पड़ेगा या फिर अगर बेबी बॉर्न होता है तो वो उसकी मौत हो जाएगी, इसका सामना हमें करना पड़ सकता है। तो बेस्ट थिंग इज़ इसे हम कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए बहुत से लोगों को पता है, अगर आपको नहीं पता तो फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कोई भी बर्थ डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड, ये जो इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है विटामिन B9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रेगनेंसी में और आपके बेबी के लिए है। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड आपको डेली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट 3 मंथ्स या बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर प्लानिंग इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये 3rd या 4th मंथ में, 4th वीक में ऑफ प्रेगनेंसी में ही, यानी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के पहले ही आपका न्यूरल ट्यूब फॉर्म होकर क्लोज हो जाता है। और अगर ये पहले से ही आप फॉलिक एसिड डिफिशिएंट हो तो अनएनकेफेली बेबी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के 1 महीना पहले कम से कम या 3 महीने पहले, अगर आपको पहले प्रेगनेंसी में अनएनकेफेली हो चुकी है तो कम से कम 3 महीने पहले से आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना चाहिए। और या फिर आप नए से कोई फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो कम से कम 1 मंथ के लिए आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ज़रूर लेना चाहिए। तो फॉलिक एसिड के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है कि कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। देन लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन से लोग, यानी कि हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कौन होते हैं जिनमें अनएनकेफेली होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो हाई रिस्क फैक्टर्स में है, फर्स्ट है लैक ऑफ फॉलिक एसिड। जो लोग फॉलिक एसिड डिफिशिएंट होते हैं, राइट, फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी जिन महिलाओं में होती है वो उनके बच्चों में अनएनकेफेली होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ अगर आपको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ अगर माँ को है, यानी कि शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रह पा रहा है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, प्रेगनेंसी के इनिशियल डेज में ही अनकंट्रोल्ड शुगर है, तो ऐसे में अनएनकेफेलिक बेबी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। देन इसके बाद में ओबेसिटी, अगर वो महिला बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, ओबीज है, तो एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन, नॉर्मल वेट पॉपुलेशन, ओबीज महिलाओं में अनएनकेफेलिक बेबी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। देन इसके बाद में अगर आपका हाई बॉडी टेम्परेचर रह रहा है, राइट, अगर आपको फीवर है अर्ली प्रेगनेंसी में ही, या फिर अगर आपको हॉट बाथ में आप बात लेते हो या फिर सोना बात आप करते हो, तो ऐसे में भी ऐसा देखा गया है कि अनएनकेफेली बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन अगर आप ओपियोइड्स ले रहे हो, ओपियोइड्स यूज़ मतलब जो ड्रग्स होते हैं, हीरोइन, मॉर्फाइन, राइट, बहुत से बार मेट्रोज में ये होता है कि बहुत से लोग ओपियोइड्स पे होते हैं, या फिर कुछ मेडिकेशंस में ओपियोइड ड्रग्स होते हैं, ट्रेमाडोल जैसे जो दवाई है उसमें भी ओपियोइड होता है। तो ये दवाइयाँ या ये ओपियोइड्स आपको फर्स्ट या सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर आप ले रहे हो तो उसके पहले ही आपको स्टॉप कर लेना चाहिए, नहीं तो अनएनकेफेली या कोई भी कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस आप में काफ़ी बढ़ जाते हैं। एंड लास्टली अगर आप कोई मेडिकेशंस पे हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको बताने वाली क्योंकि अगर आप कोई मेडिकेशंस पे हो, मेडिकेशंस मेनली अगर मिर्गी के लिए, सीज़र के लिए,
झटके अगर आपको आते हैं उसके लिए कोई दवाई शुरू है, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर कोई भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर अगर आपको है उसके लिए कोई आपको दवाई शुरू है, तो उसके लिए भी जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो आपको प्रेगनेंसी में नहीं चलते, उससे कोई भी बर्थ डिफेक्ट होता है, इवन अनएनकेफेली भी हो सकता है। देन अगर आपको माइग्रेन के लिए कोई दवाई शुरू है तो उसके लिए भी इन सभी चीज़ों में जनरली जो दवाई यूज़ करते हैं वो होती है, मैं आपको बस नाम मेंशन कर रही हूँ। अगर इसमें से कोई भी दवाई आपको शुरू है तो आपको ये बंद कर देना है विद डॉक्टर्स एडवाइस, अपने मन से नहीं, ताकि वो रिप्लेसमेंट देंगे। आपको बताना है कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो। एक्चुअली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो ये पहले ही आपको बता देना चाहिए, या फिर एज अर्ली एज पॉसिबल प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने के बाद आपको ये दवाइयाँ चेंज करके लेनी चाहिए। फिनिटाइन है, कार्बामेजेपिन है, या फिर एक वैल्प्रोइक एसिड करके दवाई आती है, वो भी आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन अनएनकेफेली के बारे में आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ईच एंड एवरीथिंग मैंने अनएनकेफेली क्या, कॉजेज़ क्या, इंसिडेंट्स क्या, डायग्नोज कैसे करते हैं, क्या इसके कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कौन से होते हैं, ये मैंने आपको डिटेल में इसे बताया है। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी काफ़ी बढ़ गई है, वो इसलिए क्योंकि ये नॉलेज आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ताकि वो इस कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट जो होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेके उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने जो वीडियो बनाई है आप वो चेक कर सकते हो। और जैसे कि हमें पता है शेयरिंग इज़ केयरिंग, सो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करना है। और बहुत सी बार व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, बेल बटन दबाना भूल जाता है। तो बेल बटन आपको दबाना है, जो 3 बेल बटन आते हैं उसमें से ऊपर का जो बेल बटन होता है वो आपको दबाना है, ताकि आपको कोई भी जो नोटिफिकेशन मेरे चैनल पे आएगी वो आप तक जल्द से जल्द वो वीडियो पहुंच पाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी।